किसका इशू है? चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डिहाइड्रेशन की बातें यहां पर करनी है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? आंसर याद कर रखा है राक्षसों ने। देखिए, क्या यहां पर प्रोटोनेशन होगा? यस, बिल्कुल होगा। प्रोटोनेशन ना होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर यहां पर हमारे सामने प्रोटोनेशन हुआ तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस। एंड OH2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या सर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना देंगे? तो कल क्या बातें की थी हमने कि यहां पर बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिना बनाए और बनाने से आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम। अगर मान लीजिए आपने यहां से वाटर को रिलीज करवा दिया, यहां से वाटर हट जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमारे सामने बन जाएगा कार्बोकेटाइन। आगे बात समझ में? चलिए बताइए नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन का पहला काम। पूछिए इससे, क्या ये रीअरेंज करेगा? पूछिए इससे, क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, क्या दिक्कत है इसको करने? बिल्कुल रीअरेंज करेगा। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। बताइए कैसे होता था रिंग एक्सपांसन? 2 से सिग्मा बॉन्ड 1 पर जाता था। तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है 2 से कहां पर जाएगा? 1 पर। अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने नया कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हूं, गया ये 1 के ऊपर। आप बताइए 2 से 1 पर बॉन्ड या एटम ग्रुप जाता था और पॉजिटिव चार्ज 1 से कहां आता था? 2 पर। तो ये हमारे सामने है 1, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। 3 और 4 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। 5 और 6 के बीच में भी क्या है? पाई बॉन्ड। ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मान लीजिए अगर आप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जाना चाहते हैं तो ये काम आप साइमल्टेनियसली करवाएंगे। कैसे? यहां से इसका निकलना और यहां से इसका शिफ्ट करना एक साथ, सीधा ये बन जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बढ़िया सी सुंदर सी 6 मेंबर रिंग बनाए आप। कहीं से भी आप 1 2 लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर 1 लिखोगे, बताइए फिर क्या लिखोगे? 2। 2 के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। 5 और 6 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। बहुत सारों को ये लग रहा था एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक नहीं बना है। एक कार्बन sp3 है, गौर से देखिए, ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक। कार्बन नंबर 1 sp3 है। आप बताइए कार्बोकेटाइन बन चुका है, रीअरेंज भी कर चुका है। दूसरा काम बताइए, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया आपको। तीसरा काम बताइए, एलिमिनेशन, बाजू वाले sp3 कार्बन से H हटा दे और डबल बॉन्ड बना दे। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंजीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आप लोग हाथ साफ करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चलना है। sp3 कार्बन से H हटाना है, ये ध्यान देंगे। कैसे हटाना है? sp3 कार्बन से आपको H हटाना है। रिंग में लगातार 2 डबल बॉन्ड कभी भी मत बनाना, फाइल सुलट जाएगी। रिंग में कभी भी लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं बनाने हैं, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन रिंग में नहीं आएगा। बॉन्ड एंगल 180 का, हाईली अनस्टेबल। सुलटाया क्या? ये देखो दिमाग में पहले से है ना बेंजीन बनेगी। बेंजीन बनाने के लिए खुद से केटाइन बना रहे, जो बन नहीं रहा वही बना दिया कि बेंजीन तो यही से बन सकती है। आंसर याद कर रखे हैं राक्षसों ने। इस लिविंग ग्रुप को किससे पूछ के निकालेगा? अगर आप पेन चलाएंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। प्रोटोनेशन करके बैठ गए हैं, इससे आगे, इससे आगे नहीं। अबे इससे जब डिहाइड्रेट करवाओगे, वाटर निकलवाओगे, तभी तो आगे का रास्ता दिखाई देगा। बताइए क्या यहां पर लोन पेयर है? यस। प्रोटोनेशन होगा? होगा। किसने मना किया है प्रोटोनेशन होने से? ये हमारे सामने हो जाएगा OH2 प्लस। इसमें तो डरना भी नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो भी 2 डिग्री। तो यहां से ये अपना बॉन्ड तोड़कर निकलेगा। यस। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन बनेगा। यस। अब देखिए बाजू में sp3 कार्बन नहीं है, नहीं है सर। कुछ ये मत कर देना, यहां से H हटाकर डबल बॉन्ड बना दो। 2 डबल बॉन्ड लगातार नहीं बनते हैं। क्लियर? और मैंने क्या बोला था?
सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो फिर सर कैसे बात करें, इसको रेजोनेंस करने दीजिए। क्या करने दीजिए? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का साइन है। अगर इसने रेजोनेंस किया तो आप बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां निकल जाएगा? एंड पॉइंट पर आएगा। यस, ये आ गया। इसके बाजू में sp3 हटा दीजिए। ये रहा sp3 कार्बन। तो यहां से इस H को हटा दीजिए और डबल बॉन्ड बना दीजिए। क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है या दूंगा, उसमें है कि किस किस से बेंजीन बनकर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है पहले से दिमाग में प्रोडक्ट को लेकर चलोगे कि बेंजीन कैसे बनेगा। तुम्हें तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें आप डिहाइड्रेशन करवा देंगे? ये लीजिए H+ और हीट यहां पर डाल दीजिए। क्या ये डिहाइड्रेट हो जाएगा? ये हम कर ही नहीं सकते। दिस कांट बी कन्वर्टेड इनटू लिविंग ग्रुप। अच्छा, इसमें डिहाइड्रेशन करवा देंगे क्या? 3 डिग्री है ये। तो अगर आपसे पूछ ले विच विल डिहाइड्रेट, ये डिहाइड्रेशन इशो नहीं करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तबीयत से सुनना। कई बार क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हाइपोथेटिकल दे देता है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने दे देता है, एक कार्बोकेटाइन आपके सामने ये आ गया, एक कार्बोकेटाइन आपके सामने ये आ गया। ध्यान से सुनना। अब आपको दिया गया है कि दोनों कार्बोकेटाइन में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि ओमार पर लिख कर आ जाओगे कि ये दोनों ही अनस्टेबल है, ब्रिज जेड पर sp2 नहीं हो सकता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो आप जानते हैं, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया। आप इन दोनों में ही कंपैरिजन कीजिए। तो रिंग साइज जितनी ज्यादा होती जाएगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ब्रिज हेड पर बढ़ने लगेगी। इसमें रिंग क्या है? छोटी है, और इसमें रिंग क्या है? ज्यादा है। क्लियर? तो आप थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं। रिंग साइज जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, और जैसे ही एक रिंग 8 की हो गई एग्जिस्ट भी करने लग जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। थ्योरेटिकली वी कैन कंपेयर इट। वैसे दोनों ही हाईली अनस्टेबल है। अगर इनके साथ कोई और ऑप्शन में होता तो वो गजब का स्टेबल निकल कर आता। चलिए, तो यहां पर इन दोनों के बारे में आपको लिखना है नो डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन नहीं शो करेंगे, नो डिहाइड्रेशन। यहां पर डिहाइड्रेशन देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या ख्यालात है? क्या ये डिहाइड्रेट हो जाएगा? हो जाएगा? करवा दो फिर। पंडितों के खानदान से हो तुम, पहले आंसर बोलते हो फिर सोचते हो, फिर बोलते हो नेगेटिव हो जाता है। कार्बोकेटाइन तो बन जाएगा, लेकिन एल्किन कहां से बनाएगा इसमें तू? आगे बात समझ में? तो ये भी आपका जो है डिहाइड्रेट नहीं होता है। ये सोच समझ के आपको जवाब देना पड़ता है। कई बार पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट डिहाइड्रेट, कहां से होगा? एल्किन बनेगी नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिहाइड्रेट मोस्ट रेडिली। एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले वो जेई एडवांस में आया, फिर उसको ही एआईपीएमटी ने रिपीट किया। किसने रिपीट किया? एआईपीएमटी ने। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अभी तक एआईपीएमटी ने एलिमिनेशन पर 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, याद करो, एल्किन से एक एल्किन से दूसरी एल्किन बनाई। हिंट ही नहीं दिया, वरना बच्चा याद करके रखता है कि डिहाइड्रेशन बस अल्कोहल में होता है, एलिमिनेशन बस अल्कोहल में होता है, याद करके रखता है एलिमिनेशन अल्कोहल। भाई साहब कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन कहीं भी करवा सकता है आपसे। क्लियर? लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। शानदार क्वेश्चन है भाई, और यहीं से ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का बेस बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, which of the following alcohol will dehydrate, which of the following alcohol will dehydrate most readily, which of the following alcohol will dehydrate most readily। कौन सा एल्कोहल है सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा? बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। कोई एल्किन की स्टेबिलिटी से बातें नहीं करेगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
क्वेश्चन लिखते ही आप बोलोगे यस सर ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगर तुमने गलती से कभी मॉड्यूल रेस या ग्लांस सोल्व की होगी तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। ए, बी, और ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है, सी। कौन सा अल्कोहल है जो मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट होगा? कौन सा अल्कोहल है जो मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट होगा? ऐसे नहीं दिया होगा तो कभी ना कभी आपने इस प्रकार से जरूर देखा होगा। हो ही नहीं सकता, ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन है। रीजन बीइंग AIPMT ने इसको पूछा है, इस टाइप से दिया होगा, दिया जरूर होगा इसको। कौन सा अल्कोहल है जो मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट होगा? सी। और भी आंसर बताइए, किसी का कोई और आंसर आया है क्या? बी। बी कितने लोगों का आंसर आया है? कारण बताओ। बेटा कहां है भाई? बहन जी नहीं, ये देखो गलती से सही आंसर। रिंग दिखते ही और तो मेटा पैरा खुद से कि 6 की रिंग आपने बना दी, और तो मेटा हम सोच लेंगे। अब बताइए, कोई मेटा से सोच के तो आंसर नहीं दे रहा था ना। सबसे ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट कौन होगा? सी वाले कितने हैं? सी वाले, सी सी, जिनका कहना है सी गलत है। बी कितने लोगों का कहना है? काफी लोगों का कहना है, क्योंकि बाकी को आंसर पता है कि आंसर तो बी ही है। क्यों है? नहीं वो तो मैं बताऊंगा। कार्बोकेटाइन बनाऊं, कार्बोकेटाइन बनाऊं, कार्बोकेटाइन एल्किन की स्टेबिलिटी से ईज ऑफ डिहाइड्रेशन दे रहे हो, और दिमाग से पैदल इसकी एल्किन और उसकी एल्किन सेम आएगी थोड़ी देर के बाद। तेरे को पता है ना, मोस्ट स्टेबल एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इवन रिएक्शन। कॉन्जुकेशन तो यहां से भी आएगा, जब डिहाइड्रेट होकर वो जाएगा वहां पर। हाँ तो उसका क्या लॉजिक ढूंढ, हाँ लॉजिक ढूंढ। इनका कहना है कि ये एसिडिक एच है। अच्छा क्या है एसिडिक एच? ये ले, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, फेंको और फेंको। ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन। बताइए इस OH ने इसको ऐसा क्या कर दिया है? PS MOT और बोल दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बच गया होगा। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, लिखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये AIPMT का क्वेश्चन है, पहले जेई एडवांस ने पूछा, फिर रिपीट किया AIPMT ने। आधे ज्यादा आंसर जानते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पता इसका, और यहीं से होता है जुगाड़ का वो शुरुआत, और यही जुगाड़ फिर घातक सिद्ध होने लगते हैं धीरे धीरे। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स डिहाइड्रेट्स रेडिली, मतलब सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेट्स रेडिली, dehydrates readily under acidic as well as basic conditions, under acidic as well as basic conditions, under acidic as well as basic conditions, under acidic as well as basic conditions। एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों में ही जो आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होंगे। याद रखना भाई, खतरनाक बात है। आपने भले ही जीवन में ध्यान नहीं दिया है, आप बता सकते हैं ये एल्डोल प्रोडक्ट है। जब एसीटोन एसीटोन के साथ मेन फंक्शनल ग्रुप में अल्फा, और ये कौन सी पोजीशन है? बीटा। ये कौन सी पोजीशन है? अल्फा। ये कौन सी है? अल्फा। ये कौन सी है? ये सामने देखो, ये हमें है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी को, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, हाइड्रोक्सी डिहाइड्रेट, दोनों ही कंडीशन अगर आप इसको प्रेजेंस में टेम्परेचर इवन हम इनको आइसोलेट, फिर एसिडिक मीडियम के अंदर हीट करते हैं। देखो यहां तक तो एल्कोहल होता है, होता है। आगे बात समझ में, एसिडिक मीडियम के अंदर होता है E1, और बेसिक मीडियम के अंदर मैकेनिज्म E1 समझ गए होगे। E1 का तो फिर मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि हमने मैकेनिज्म पढ़ाई नहीं है।
आइदर मीडियम इज एसिडिक और बेसिक, द एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। अल्फा से कौन हटेगा, हेलोजन, और बी कौन हटेगा, ओएच, डबल बॉन्ड की, और आप सामने ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसके मोस्ट रेडिलिटी होने का कारण एल्कीन जो बनकर आ रही है वो गजब की स्टेबिलिटी होती है। और अल्फा से नेक्स्ट क्या होता है, बीटा। तो ये हमारे सामने बनकर आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या बनकर आता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बना है, कीटोन। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना है सबसे जल्दी डिहाइड्रेट कौन सा होगा, ओएच, जो बीटा पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, बीटा पोजीशन पर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन की फॉर्म बदलकर फिर आएगा। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन की फॉर्म बदलकर फिर आ सकता है। जल्दी से सुलटाएंगे इसको।
चलिए, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट होते हैं। आखिरी की पॉइंट है बस, एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर आपके सामने दिया हुआ अल्कोहल हीट कर दिया जाता है, किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिना की प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट कर देते हैं, या फिर ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तो ये भी डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट। एनसीईआरटी ने लिखा है। क्या आप इसको बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, ZnCl2 आपको मैंने लुकास रिएजेंट में भी रोल बताया था, लुईस एसिड है, इससे लोन पेयर लेगा, इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, हटा दिया, कार्बोकेटायन बनवा दिया, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर ZnCl2 के साथ HCl ले लेते तो Cl- विल बी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अगर ये ZnCl2 है, हटा ले जाएगा, फिर कार्बोकेटायन बनवा दिया, कार्बोकेटायन बनवा दिया और आपके पास बेस है नहीं, न्यूक्लियोफाइल है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन। तो यहां पर हमारे सामने एलिमिनेशन हो जाता है। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। याद रखना, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। अल्कोहल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करने पर वो डिहाइड्रेट हो जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की। तो यहां पर आपका जो एलिमिनेशन है वो भी दम तोड़ता है। देखिए, पिनाकोल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन नहीं पढ़ा रहा हूं, किसी काम का नहीं है। जिसको लगे तो सिलेबस खत्म होने के बाद मैं डाउट पे बैठूंगा, तभी अच्छा आना, खूब पढ़ाऊंगा मैं आपको, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए मेरे पास। अगर तुम्हें लगे कि मास्टर बनना है सर, कि बता दीजिए, बताऊंगा, लेकिन अपने एनसीईआरटी में कहीं कोई नाम नहीं है। और आज तक इतिहास में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना तो नीट ने पूछा कभी, ना एआईपीएमटी ने पूछा कभी। और जिस टाइप से पेपर नीट बना रहा है, एनसीईआरटी से बाहर बात भी नहीं करना पसंद करता वो। क्लियर? चलिए, तो 1 से 1.5 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उनको आपको नोटबुक में लिखना है। किसमें लिखना है? नोटबुक में ही लिखना है उन क्वेश्चंस को। 1 से 1.5 पेज छोड़कर हेडिंग लगाएंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है भैया अपना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। किस चीज के लिए? तालियां। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नॉल एरोमेटिक के बाद आएगा बेटा, टेंशन मत ले तू। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सुल्ताना ही होता तो एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव हेडिंग लगती। एल्डिहाइड कीटोन अलग, एसिड और उसके डेरिवेटिव अलग, 2 पार्ट में टूटेगा टॉपिक। क्या? एनसीईआरटी ने लिखा, एनसीईआरटी की बात लिखती है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब दुनिया में जितने केटायन बनते हैं देख लो, ये लेवल है एनसीईआरटी का। चलिए, सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम बात करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का, बेसिक इंट्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, भले ही मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट नहीं होने दूंगा। बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलेगा, रिदम में चलेगा। ऐसा लगेगा कि हम एनसीईआरटी को नहीं, ऑर्गेनिक को एकदम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो ग्रुप है ना, इसे बेटा हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बन हमारे सामने जाना जाता है कार्बोनिल कार्बन के नाम से। दिस इज कार्बोनिल कार्बन। क्लियर? अब ये कार्बोनिल ग्रुप नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में पाया जाता है, और इसी के बेसिस पर हम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। ध्यान से सुनते रहेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने दिया हुआ है कार्बोनिल ग्रुप। क्या दिया हुआ है? कार्बोनिल ग्रुप। तो पहले हमारे सामने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप बनेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पर एक साइड तो कम से कम क्या होगा? H, दूसरी साइड मर्जी है H भी लगा लो या R भी लगा लो। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर? एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जिसमें दूसरी साइड R और इधर भी क्या मिलेगा? R, दोनों साइड R मिलेगा। ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक साइड H लगा हुआ है, दूसरी साइड H या R लगा हुआ है, एल्डिहाइड बोलेंगे ऐसे को। दोनों साइड R लगा हुआ है, ऐसे को क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। ये हमारे सामने बनकर आ गए हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना, बार बार मैं ऐसी बातें बोलूंगा। मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, वरना 1 से 2 लेक्चर तो बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाने में लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप बताने में लगते हैं। वहां पर मैं बताता हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब मैं जो स्टेटमेंट दिया था वो चेंज कर देता कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स डिहाइड्रेट मोस्ट रेडिली। बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए कि नहीं आ गए? मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट होते हैं अंडर एसिडिक एज वेल एज बेसिक कंडीशंस। चलिए दूसरे हमारे सामने कुछ इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप आएंगे। मान लीजिए ये कार्बोनिल कार्बन है, अगर इस पर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, इधर H जोड़ दो या R जोड़ दो, बताओ इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोनिल कार्बन पर OH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कार्बोनिल कार्बन पर OH ना आकर क्या आ जाए? OR, तो बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने होगा? ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोनिल कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? नाइट्रोजन, तो ये फंक्शनल ग्रुप भाई लोगों हमारे सामने क्या होगा? अमाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी अमाइड। ध्यान से सुन, कई बार आपको आयुपैक नेमिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बच्चा हो जाता है वहां पर प्रेशर कि नाम क्या है इस कंपाउंड का, उसको ऐसा लिखता है ये एल्डिहाइड है और NH2 यहां पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा नहीं है मुन्ना, ये कंपाउंड ऐसा है, ये कंपाउंड ऐसा है। अगर कार्बोनिल कार्बन पर नाइट्रोजन आ गया, ये अमाइड है। ये क्या है? अमाइड। ये एल्डिहाइड नहीं है। आगे बात समझ में? कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो या तो आपका ईस्टर बनेगा, या एसिड बनेगा, या एनहाइड्राइड बनेगा। आगे बात समझ में? और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो अमाइड बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग बात है, लेकिन बनेगा अमाइड ही। अगर मान लीजिए कार्बोनिल कार्बन पर आपने हेलोजन को जोड़ दिया है, किसको जोड़ दिया है? हेलोजन को जोड़ दिया है कार्बोनिल कार्बन पर, तो ये एसिड हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिड हैलाइड। अगर ये हेलोजन क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड बन जाता है। अगर दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन आ जाए? ऑक्सीजन। दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में क्या आ जाए? ऑक्सीजन, तो इसे ही हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारे सामने बनता है एसिड एनहाइड्राइड। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट और लास्ट बात, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन दो साइड से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो साइड से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड नहीं है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज इमाइड। और जो इमाइड होते हैं ना, वो अमाइड से भी लेस बेसिक होते हैं। जो इमाइड्स होते हैं वो अमाइड से भी लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि अमाइड में तो इसका डिलोकेलाइजेशन एक ऑक्सीजन पर होता है, इमाइड में इसका डिलोकेलाइजेशन दो ऑक्सीजन पर हो जाता है। तो आगे हमारे सामने बेसिक स्ट्रेंथ में कौन आते हैं? अमाइंस। मैंने आपको लिखवाया था एनिलीन इज मोर बेसिक देन अमाइड। सबसे आगे हमारे पास आएंगे अमाइंस, उसके बाद हमारे सामने आएगा अमाइड, और अमाइड से भी कम बेसिक कौन मिलेगा? इमाइड। So this functional group is imide. This is not amide. This is imide. आएगा ये NBS के अंदर। किसके अंदर आएगा? NBS NCS के अंदर। गैब्रियल थैला इमाइड सिंथेसिस में आएगा ये इमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप के सामने आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप के सामने क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन। उल्टा दिया है क्या? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसे बोलते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अपनी स्टेटमेंट को बोलते हुए आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में आप लिखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन। कीटोन कभी कैनिजारो नहीं देते हैं। और जब कार्बोनिल बोल रहे हो तो क्या भांग खा के बोल रहे हो क्या? कार्बोनिल में कीटोन भी होता है। इवन एनसीईआरटी साफ लिखती है एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, नॉट कीटोन्स। एनसीईआरटी का लेवल वास्तव में ही शानदार है, लेकिन हम कहां एनसीईआरटी को साइड में रख देते हैं? जीओसी में, जिस पर उसने बात भी नहीं की है, वहां तो हम उछल उछल के पढ़ते हैं, और जब वो अपने पत्ते खोलने लगता है तो फिर हम पानी पानी हो जाते हैं, बह के चले जाते हैं, देखते नहीं क्या बोल रहा है, फिर तो खत्म करने की कोशिश करते हैं सिलेबस को। चलिए सुलटा दिया है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। बहुत सारा बच्चों को यही डाउट आता रहता है कि कौन से एलिफेटिक होते हैं और कौन से एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो टोलेंस, फेलिंग, बेनेटिक इनको कैसे पढ़ेंगे। चलिए एल्डिहाइड्स को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, साथ के साथ साफ में कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। एल्डिहाइड्स एक तो हमारे सामने होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और दूसरे होते हैं एलिफेटिक। जाहिर सी बात है अगर कोई एरोमेटिक नहीं है तो वो कैसा निकलेगा? एलिफेटिक। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ सर एरोमेटिक कौन से होते हैं?
कार्बोनिल कार्बन पर अगर एरोमेटिक रिंग जुड़ जाए, कार्बोनिल कार्बन पर अगर एरोमेटिक रिंग जुड़ जाए तो ये हमारे सामने जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। बेंजीन किस पर जुड़नी चाहिए? कार्बोनिल कार्बन पर। आप जानते हैं ये इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हमारे सामने है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जो कि आपका फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं दे पाएगा। पढ़ेंगे अपन, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता लग गया होगा कि हाँ सर ऐसा होता है। ये है एरोमेटिक। क्लियर? एलिफेटिक के अंदर बस कार्बोनिल कार्बन पर बेंजीन नहीं जुड़ना चाहिए। इसका नाम जानते हो? इसका नाम है भाई लोगों फॉर्मल्डिहाइड, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, इवन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है। इसी का ही एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोला जाता है, जो बायो की लेबोरेटरी में आप देखने को मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा, अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है तो इससे क्या बोलते हैं भाई लोगों? हम एसिटल्डिहाइड। कुल मिलाकर मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी ने कॉमन नेम लिखे हैं वो आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज एसिटल्डिहाइड। अब मैं एक एल्डिहाइड आपके सामने लिखूंगा, आपको बताना है वो एरोमेटिक है या नहीं है। जो मैं लिख रहा हूं वो एरोमेटिक है कि नहीं है। राक्षस बेंजोफिनोन कीटोन होता है। कुछ भी बोलते रहते हैं कि कुछ तो याद आया है सर मेरे को। नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है वो कार्बोनिल कार्बन पर नहीं है, तो ये एलिफेटिक की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। किस में कंसीडर किया जाता है? एलिफेटिक की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो जो एरोमेटिक नहीं है वही क्या होंगे? एलोफेटिक। दैट्स ऑल। जो रिंग है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़नी चाहिए। कटने लगे क्या? इसने पूरा रायता फैला रखा है, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में। एनर्जी धीरे करके पढ़ाया नहीं जाता मुझसे, एनर्जी तो बरकरार रहेगी। टॉपिक ऐसा चल रहा है, वो भी खराब हो जाएगा। एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक कीटोन के एग्जांपल बताओ। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड एटलीस्ट एरोमेटिक रिंग जुड़नी ही चाहिए, एटलीस्ट एक जुड़नी चाहिए। अब देखो एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन फिक्स है क्या? यस। एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक साइड तो हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक साइड हाइड्रोजन आएगा ही आएगा एल्डिहाइड के अंदर। लेकिन कीटोन में दोनों साइड आर ग्रुप आ सकते हैं। तो एक साइड तो मैंने लगा दिया, दूसरी साइड आप CH3 लगा दो। इसका नाम बताओ क्या होता है? एसिटोफिनोन। ये बहुत काम आएंगे अपने। एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको भाई। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। एरोमेटिक कीटोन है ये। और बताइए, बेंजोफिनोन, ये हमारे सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेंजोफिनोन। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है? ये भी एरोमेटिक है कि नहीं है? यस, एरोमेटिक कीटोन है। इसे हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये नाम मैंने टोटोमेरिज्म में भी लिखे थे, और बेंजोफिनोन टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि इसमें sp3 कार्बन ही नहीं है। कहां से हटाओगे H? एलिफेटिक कीटोन बताइए एक दो। सबसे छोटा एलिफेटिक कीटोन कौन होता है? एसीटोन। सबसे छोटा हमारे सामने कौन सा होता है? एसीटोन। दोनों साइड आने चाहिए, कोई भी एरोमेटिक रिंग कार्बोनिल कार्बन पर नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बोनिल कार्बन से एरोमेटिक रिंग सीधी जुड़ जाती है तो वो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर सीधा नहीं जुड़ा है तो वो एलिफेटिक कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन में उसने सारी बातें कर रखी है कि एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। फिर हम इनकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। मैं बता देता हूं कैसे कवर करूंगा। देखो पीछे के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। जो आपके एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है ना, उसमें आज आ जाएंगी 2-4। एल्डिहाइड कीटोन से बना रखा उसने। एक तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवा रखा है। क्या करवा रखा है? रिडक्शन। एक गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ करके बना रखा है, तो वो तो कवर हो जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड के जो प्रिपरेशन मेथड है ना, वो कहीं कवर नहीं होंगे अपनी, तो उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। 2-4 मेथड बचेंगे, बाकी कवर हो जाएंगे। तो उनको अपन चैप्टर रिएक्शन खत्म करने के बाद प्रिपरेशन मेथड लिख देंगे, जिसमें कुछ फेमस रिडक्शन आते हैं और कुछ फेमस ऑक्सीडेशन रिएक्शन आते हैं, लाइक इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? और जैसे अगर अपन बात करना चाहें वो तो हो जाएगा रोजनबर्ग रिडक्शन, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन, सॉरी उसमें एल्केन के प्रिपरेशन में हो जाएगा, उसके रिडक्शन में भी हो जाएगा। जैसे हमारे सामने आएगा स्टीफन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन आएगा?
स्टीफन रिडक्शन, ये जो आएंगे डाइबेल एच से रिडक्शन, तो वो अपने को अलग से कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, अरे हाँ सब पढ़ाऊंगा। लगा दो हेडिंग और कर दे फिर खत्म। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनते रहो भाई। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, बेटा सेल्फ स्टडी रिवीजन तो तब करोगे ना जब चीजें समझ में आएंगी। जब बैठे रहोगे ना आखिरी के 10 दिन में और ऑर्गेनिक रिएक्शन देखोगे, पल्ले नहीं पड़ेंगी, रटी नहीं जा सकती ऑर्गेनिक जब तक समझ में नहीं आएगी, फिर रिवीजन करोगे क्या? किसका सेल्फ स्टडी करता है? वो जिसको आता है। पाई बॉन्ड हमारे सामने होता है दो टाइप के। पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? दो टाइप के। ध्यान से सुनेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहा हूं, एंट्री ले रहा हूं चैप्टर के अंदर। देखिए पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की इन जनरल जो रिएक्शन होती है ना, वो एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? एडिशन। डबल बॉन्ड के ऊपर कोई रिएजेंट आकर जुड़ जाता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है या फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, यानी कि मैक्सिमम उनकी जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन होती है। अब पाई बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारे सामने होते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड। कैसे होते हैं? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। बताओगे नॉन पोलर पाई बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कोई पोलैरिटी नहीं है कि नहीं है? और मैंने बताया था कि इस टाइप के पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये खुद में न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है, अपने ऊपर किसको ऐड करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को। किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इनकी जो रिएक्शन रहेंगी वो रहती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अपन डील करेंगे, एल्कीन और एल्काइन में। दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं। दूसरे पाई बॉन्ड होते हैं भाई लोग अपने पास पोलर पाई बॉन्ड। कैसे होते हैं? पोलर पाई बॉन्ड। मैंने बताया था कि जिस भी कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड आ जाए वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। बहुत फेमस पोलर पाई बॉन्ड जो हमारे सिलेबस का है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ध्यान से सुन लीजिए। एक और आता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और ये जो तुम्हें धोखा देगा ना, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और सुलटा के चला जाएगा। क्लियर? जब भी कार्बन नाइट्रोजन दिखाई दे, आपको इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लेना है। जिस बच्चे ने सीएन में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया ना, उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जैसा उसने लिखा वैसा ही तुम देखते रहे तो तुम्हें सुलटा देगा। वो क्या करेगा? सुलटा देगा। जब भी कंडेंस करके देना, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्गेनिक का। अब वो पता है कैसे देता है? ऐसे आरसीएन। क्या देता है? आरसीएन। आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हो, कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड ही नहीं है यहाँ। तो पता क्या करेंगे? यहां करवाएंगे अटैक, सीएन को बाहर निकाल देंगे। क्या सीएन माइनस किसी रिएक्शन में आज तक हमने निकाला है? लिविंग ग्रुप बना है किसी में? नहीं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब भी वो ऐसे कंडेंस करके लिखे, सीएन को ऐसे लिख लेना, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे इतना लिखते ही। तो ये जो पाई बॉन्ड है आपके, ये पोलर हैं। और पोलर पाई बॉन्ड्स का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। ये कैसे नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये जिन भी कंपाउंड्स में पाए जाएंगे वो सब पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये बातें पहले भी हुई हैं। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बताइए इनके ऊपर कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो ये खुद हैं। तो बताइए कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? ये हमारे सामने दिखाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या दिखाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, जिसे आप इन शॉर्ट NAR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NAR। तो ये मत बोलना बाद में NAR नहीं पढ़ाया, NSR नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से मामला चल रहा है। अब इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और तबियत से मैं आपको समझाता हूं। इसमें देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसके ऊपर कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो जुड़ेगा किधर न्यूक्लियोफाइल? कार्बन की साइड जुड़ेगा या ऑक्सीजन की साइड जुड़ेगा? दोनों में से कौन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, ये पहचानना पड़ेगा। यहां से देख सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन जो हमारे सामने है, ये कैसा है? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट।
अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर कर देगी इस बात को। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे रेजोनेंस के लेक्चर अटेंड किए हैं तो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का मोहताज नहीं होता है। और यहां पर फॉर्मलिटीआइड में रेजोनेंस एनसीईआरटी ने लिख रखा, तेरे पास एनसीईआरटी है तो चेक कर लेना। तो तू जीओसी में जहां एनसीईआरटी बात करता है ना, वहां लेवल पर नहीं जाता। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस, दैट इज कॉन्जुगेशन। वो क्या है? कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड किधर टूटेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर आपने इस बॉन्ड को मोर यन की तरफ तोड़ दिया तो ये देखिए साफ साफ दिखाई देगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कार्बन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? किसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएंगे कहां अटैक करेंगे? वो सब के सब कार्बन पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये बात आपको समझ में आई? दो टाइप के पाई बॉन्ड है। कितने टाइप के पाई बॉन्ड है? दो टाइप के। नॉन पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाएंगे, पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएंगे, दैट्स ऑल। अगर पाई बॉन्ड किसी में नहीं है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। बताइए, हमने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप डील किया क्या? यस। बताइए, अल्कोहल एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है? नहीं, कोई नहीं दिखा सकता। क्या अल्काइल हैलाइड आपका एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है? नहीं, इनमें कोई भी है पाई बॉन्ड ही नहीं, कहां से दिखाएगा एडिशन रिएक्शन? क्या ईथर आपका एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है? नहीं। एडिशन रिएक्शन होने के लिए प्राइम कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप में पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। और पाई बॉन्ड है तो दो टाइप के एडिशन दिखाया गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सुलटा दिया है क्या? तो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या बताया है? नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। अब हमें क्लियर हो चुका है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे उसके मैकेनिज्म की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फिर, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक जर्नल मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक जर्नल मैकेनिज्म हमारे सामने रहेगा। हालांकि बाकी तो न्यूक्लियोफाइल के साथ हर बार हम रिएक्शन को मैकेनिज्म से लिखते हैं। देखो, एलिमिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ाया, यस, और हर क्वेश्चन में ही मैकेनिज्म लिखा है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया चटाया हुआ है चाहे डबल बॉन्ड बना दिया। हर बार वही मैकेनिज्म बार बार रिपीट हुआ है। आपको आदत पड़ जाएगी, बिना मैकेनिज्म के आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। मैकेनिज्म रिएक्शन को आसान बनाने के लिए आता है, मुश्किल बनाने के लिए कभी भी नहीं आता है। चलिए साफ कर दूं इसको। नेक्स्ट हमारे सामने है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे आप NAR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NAR। लिखिए, लिखिए, nucleophilic addition reaction is the characteristic reaction of nucleophilic addition reaction is the characteristic reaction of aldehydes and ketones. Nucleophilic addition reaction is the characteristic reaction of aldehydes and ketones. Is the characteristic reaction of aldehydes and ketones. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? प्लीज मुझे बताइए, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोग इस वर्ड को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं मतलब इनकी रिएक्शन केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है मैक्सिमम टाइप ऑफ रिएक्शन इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अगर 100 रिएक्शन दिखाता है तो उसमें से 90% रिएक्शन इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती हैं। उसके अलावा इनका ऑक्सीडेशन भी होता है, इनका रिडक्शन भी होता है और दूसरी टाइप की रिएक्शंस भी दिखाता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई फेंकता है तो आप क्या बोलते हैं? फेंकू है वो। क्या है? फेंकू। पर ऐसा थोड़ी है जब भी बोलेगा फेंकेगा ही, कभी कभी तो सच भी बोलता होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब है मैक्सिमम टाइम फेंकता है। हर जगह आर्टिस्ट को घुसा दो। लिखिए, एल्डिहाइड्स, सॉरी, carbonyl compounds are potential electrophiles.
कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे भाई मेरी को तबीयत से। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं एनसीईआरटी वाले में चलता हूं। यहां पर लगा हुआ है ए, यहां पर लगा हुआ है बी। ये हमारे सामने कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने लगाया है ए। अब प्लीज ऐसे मत बोल देना कि sp2 पर वेज डैश बना दिया। ऐसी मूर्खों वाली बातें मत करो। वेज डैश का sp2 से sp3 से कोई लेना देना नहीं है। वेज का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश का मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बताइए कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2। तो इससे जुड़े हुए एटम्स इसी के प्लेन में आएंगे। इसको आप अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को। देखो ये हमारे सामने है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ग्रीन वाला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मान लेना। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखोगे तो ये वेज पर कौन है? ए, डैश पर कौन है? बी, और ये ग्रीन आपके लिए ना वेज है ना डैश है, ये सॉलिड लाइन। दैट्स ऑल। ऐसे देख रहे हो। इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे देखोगे तो कोई वेज डैश दिखाई नहीं देगा। क्लियर? तो मॉलिक्यूल को व्यू करने का तरीका है। कई बार एनसीईआरटी इसको ऐसे लिख देता है, यहां पर लिख देगा ए, यहां पर लिख देगा बी। इस बार वेज और डैश नहीं है क्योंकि आप इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं। क्लियर? आप इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हो। तो ये तो पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि आपने व्यू मॉलिक्यूल को कैसे किया है। चलिए दूसरी बात, अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिएक्ट। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को लेकर मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल के साथ ये जैसे रिएक्शन करता है उनको दो कैटेगरी में डाल देते हैं। कितनी कैटेगरी में डाल देते हैं? दो कैटेगरी में। बेटा रिएक्शन देखते, न्यूक्लियोफाइल देखते पता चलेगा तेरे को कि कैसे रिएक्शन होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल H माइनस है या क्या है? R माइनस है, तो इस सिचुएशन में ये रिएक्शन इरिवर्सिबल देता है। कैसे रिएक्शन देता है? रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे सामने देगा। अब आप बताइए, फ्री H माइनस और R माइनस कभी मिलते नहीं, और फ्री R और H माइनस आ भी गया तो किसी काम का है भी नहीं हमारे। बिकॉज मैंने बताया था फ्री H माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कभी नहीं करता, बेस का काम करता है। तो ये कहां से आएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड से अटैक होगा। ये कहां से आएगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी कि ग्रिगनार्ड्स, रिएजेंट और हमारा RLI से। आगे बात समझ में? चलिए उसके अलावा जो भी न्यूक्लियोफाइल बच गए H माइनस और R माइनस को छोड़कर इस धरती पर जो भी न्यूक्लियोफाइल है उन सब के साथ इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। जैसे कि मान लीजिए CN माइनस के साथ रिएक्शन करवाई, इट विल बी रिवर्सिबल। मान लीजिए आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई, ये काफी बल्कि न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है। ये हमारे सामने काफी बल्कि न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? या फिर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, या आपने OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाई, या आपने एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, या आपने अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाई, बाकी सब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। अभी मैंने क्या न्यूक्लियोफाइल स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं, मैं NU माइनस लिख रहा हूं। तो एनसीईआरटी ने जो स्टेप लिखे हैं वो रिवर्सिबल लिखे हैं, तो मैं उसी को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक कि न्यूक्लियोफाइल स्पेसिफाई ना हो जाए तब तक हम नहीं बता सकते रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। आगे बात समझ में? चलिए अब मुद्दे की बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल इस CO बॉन्ड पर अप्रोच कैसे करता है, कार्बोनिल कार्बन पर अप्रोच कैसे करता है। बताइए कहां से अटैक करेगा इसके ऊपर? कहां से अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर? कहां से अटैक करेगा? बैक साइड अटैक होगा। यस, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया है, बैक साइड अटैक
सकती है। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कैसे करता है जरा समझते हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो ग्रुप है कार्बोनिल, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। दीज ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, यस। तो ये जिस प्लेन में एटम्स है ना, उस प्लेन के या तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर अप, या कहां आएगा, परपेंडिकुलर डाउन। ऐसे SN2 की तरह बैक साइड अटैक नहीं करता है। बस एक चीज पढ़ लिया, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। वो SN2 में था क्योंकि वहां कौन सा बॉन्ड तोड़ना था, सिग्मा। अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो अटैक कहां होगा, सिग्मा स्टार में। और पाई बॉन्ड तोड़ना है तो अटैक कहां होगा, पाई स्टार में। दिमाग से पैदल लोगो, तो पाई स्टार ढूंढो, इसका कहां है। देखो अगर यहाँ ये सिग्मा बना हुआ है, ये ग्रीन वाला क्या है, सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ क्या होगा, सिग्मा स्टार। और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा स्टार। अगर सिग्मा तोड़ना होता तो नो डाउट बैक साइड से अटैक करके तोड़ता, लेकिन हमें सिग्मा तोड़ना ही नहीं है। कौन सा तोड़ना है, पाई। तो बताइए यहाँ पर पाई क्या होगा, बॉन्डिंग। और यहाँ भी क्या होगा, पाई बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग है, यहाँ क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होगा, पाई। तो पाई एंटी बॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच ये होती है। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि वाईएसवाई फालतू पढ़ाता है, एमओटी पढ़ाता है। एनसीईआरटी पढ़ाता हूं भाई, एनसीईआरटी से हटाते, मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है, क्योंकि जिस दिन आएगा ना उस दिन सुलटा के चला जाएगा भाई। ये देखिए, ये सारे बॉन्ड कौन से बना दिए हैं, सिग्मा। ये देखिए, ये हमारे सामने कौन सा है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है कि नहीं है। ये हमारे सामने रहेगा इसका पाई स्टार। ये क्या है, पाई स्टार। ये प्लस और ये क्या रहेगा, माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर भी पाई स्टार आपको दिखाई देंगे, ये दिखाई देगा माइनस और ये दिखाई देगा प्लस। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो हमारे सामने क्या बनकर आता है, बॉन्डिंग। इस प्रकार से ये हमारे सामने क्या बने हैं, बॉन्डिंग। आपने एमओटी को बहुत बढ़िया लेवल पर पढ़ा, इसलिए मैं ऐसी छेड़ पा रहा हूं, वरना मैं ऐसी बात छेड़ता भी नहीं, और तुझे पता भी नहीं चलता कि एमओटी में क्या पढ़ा है क्या छोड़ दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये देखिए, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस। ये कैसा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अब आप जानते हैं ना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, गायब। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, गायब। तो इसके ऊपर ये क्या बनेगा हमारे सामने, प्लस। यहां पर ये क्या बचेगा, माइनस। इस पर ये क्या बचेगा, माइनस। और ये क्या बचेगा, प्लस। तो एटम पर एंटी बॉन्डिंग दोनों साइड होते हैं, दो लोब होती है, ये भी है, ये भी एंटी बॉन्डिंग की। अब आप बताइए न्यूक्लियोफाइल को कहां पर अटैक करना चाहिए, इसके एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग किधर किधर है, थोड़ा सा बता सकते हो मेरे को। जो एंटी बॉन्डिंग है वो किधर किधर है, ये हमारे सामने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। एंटी बॉन्डिंग अप भी है, एंटी बॉन्डिंग डाउन भी है। तो ऊपर से आकर भी अटैक कर सकता है, नीचे से आकर भी अटैक कर सकता है। कहीं से अटैक करे बॉन्ड टूट जाएगा, कहीं से भी अटैक करे बॉन्ड टूट जाएगा। दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर, 50-50। क्यों, क्योंकि देखिए अगर अपन यहां पर कोई ग्रुप लगाते हैं, यहां पर मान लीजिए कोई ग्रुप लगा है, तो वो हिंड्रेंस बराबर देगा। अगर कोई ऊपर से आएगा तो भी हिंड्रेंस क्या मिलेगी, बराबर। और नीचे से आएगा तो भी हिंड्रेंस क्या मिलेगी, बराबर, क्योंकि ग्रुप तो किसमें है, प्लेन में। तो यहां पर दोनों साइड से हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को सेम मिलती है, चाहे वो अटैक ऊपर से कर ले, चाहे वो अटैक नीचे से कर ले। क्यों, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ग्रुप तो वैसे ही है, ऊपर से आएगा तब भी तो ये ग्रुप यही है, नीचे से आएगा तब भी तो ग्रुप यही है। बस फर्क कितना है, अप अटैक क्या है या डाउन। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो दोनों साइड से हो सकता है, और यहीं से सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ध्यान से सुनना भाई लोगों, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये करेगा अटैक, और पाई बॉन्ड टूटेगा, अटैक टूट गया। चलिए बताइए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 से किस में जाएगा, sp3 में। ये देखिए ऊपर की साइड कौन आकर जुड़ गया है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा। यहां वेज पर हमारे सामने है A, और डैश पर हमारे सामने है B। ध्यान से सुनते रहना, ये बन सकता है, यस। इनफैक्ट ये जो आपके सामने इंटरमीडिएट बना है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, वो बनना पसंद नहीं करता है, इसीलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहती है। सर कारण बताइए, कारण मैं आपको बताऊंगा। बताइए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, क्या हो गई है, sp3। बताइए बॉन्ड एंगल कितना था, 120। 120 से कितना हो गया, 109। बॉन्ड एंगल कम हुआ, बॉन्ड एंगल तो कम हो गया, और ग्रुप बढ़ा दिया आपने कार्बन के ऊपर। यहां पर कितने थे, एक
बी था, एक ए था और एक क्या था, ऑक्सीजन। कितने थे, 3। यहाँ कितने हो गए, 4। स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ये वापस अपना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और वापस धकेल देता है रिएक्शन को। तो जो बात अब बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, ये O- अपना CO बॉन्ड वापस जरूर बनाने की कोशिश करेगा, और जब जब ये वापस बॉन्ड बनेगा तब तब वो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। और ऐसा करने के लिए ध्यान से सुनना, सबसे गजब की बात आ रही है, ऐसा करने के लिए ये O- अपना बॉन्ड वापस बनाने के लिए इस कार्बन से किसी को भी हटा सकता है। कोई तो कोई हटाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते कार्बन के। ऐसा करने के लिए ये किसी को भी हटा सकता है इस कार्बन से, केवल 2 नहीं हटते इससे, एक तो H और एक R। अगर यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगे नहीं हटा पाएगा, या फिर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप होगा नहीं हटा पाएगा। अगर मान लीजिए H और R को छोड़कर कोई भी ग्रुप है, हटा देगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बताइए, क्या न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड से अटैक कर सकता है? यस। नीचे की साइड से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड जुड़ा हुआ मिलेगा, बिल्कुल। ये प्रोडक्ट भी हमारे सामने बन सकता है, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई। दोनों साइड से अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी आप बताइए, बराबर है या अलग है? बराबर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बराबर। ये बनकर आ गया। चलिए आप बताइए, क्या ये एक कायरलिडी सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है? क्या ये कायरलिडी सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है? सिंगल कायरलिडी सेंटर वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है, कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज, कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनेंसियोमर। ये बन गया एक दूसरे के एनेंसियोमर। बने कि नहीं बने? ध्यान से सुनना, जब भी sp2 कार्बन, ध्यान से सुनना, जब भी sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होगा, R भी बनेगा और S भी बनेगा, दोनों बनेंगे, क्योंकि sp2 पर ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से अटैक हो सकता है। R भी बनेगा और S भी बनेगा। ये हमारे सामने बना है अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बना है? अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब बताइए, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं हो सकता। तो इसके लिए किसकी व्यवस्था की जाएगी? प्रोटोनेशन की। तो कहीं ना कहीं से आपको प्रोटोनेट करने के लिए देगा। मैं सीधा H+ लेकर आ गया हूं। आप भी जानते हैं फ्री H+ कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये यहां से इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये यहां से इसका लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल, ये रहेगा कार्बन। यहां पर है OH। बताइए वेज के ऊपर कौन है? A, और डैश के ऊपर कौन है? B। ये भी यहां से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया तो यहां पर है OH, यहां पर है न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हमारे सामने है A, यहां पर हमारे सामने है B। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। इनफैक्ट ये एक दूसरे के क्या है? एनेंसियोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है? एनेंसियोमर्स। मतलब रिएक्शन में क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। अपने दिमाग को साफ कर, रेसिमाइजेशन केवल SN1 में नहीं होता है। कुछ लोग ये याद करते हैं कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन तब होता है जब बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हो। जब बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हो। ध्यान से सुनना, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान ये कार्बन कायरलिडी सेंटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर R भी बनेगा और S भी बनेगा। R भी बनेगा और S भी बनेगा। रिएक्शन में क्या होगा? रेसमाइजेशन। रिएक्शन में क्या होगा? रेसमाइजेशन। एनसीईआरटी ने पूरा लिखा है, बस रेसिमिक मिक्सचर का नाम नहीं लिया है। रेसिमिक मिक्सचर का नाम नहीं लिया है, पूरा लिखा है। एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी वो देख सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा है। छापिए, आगे बढ़ूंगा। अगर न्यूक्लियोफाइल H- और R- हो तो रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। क्यों होगी? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में या तो ये H होगा, ये या R होगा, या फिर दोनों R होंगे, और H और R उससे बाहर नहीं निकलता है, बाकी सब बाहर निकल जाते हैं। अटैक करने वाला भी H या R, और पहले से भी क्या जुड़े हुए हैं? H और R, बाहर ही नहीं निकलेगा उससे। पहली 2 से 3 रिएक्शन में बात समझ में आ जाएगी। हम न्यूक्लियोफाइल को देखकर बता देंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। तुम एक पर्टिकुलर रिएक्शन पर जाकर लिखते हो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। वो अकेली नहीं है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिवर्सिबल है, एडिशन ऑफ वाटर रिवर्सिबल है, एडिशन ऑफ अल्कोहल रिवर्सिबल है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को देखकर ही बता देंगे हम रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। अरे महाराज, फ्री H- नहीं आएगा।
NaBH4 रिएक्शन करने आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से अटैक तो ये सिग्मा बॉन्ड से करता है, लेकिन जुगाड़ क्या लेकर चलेंगे कि ऐसे रिएक्शन होगी जैसे किसने किया हो, H माइनस। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की कितने रिएक्शन कर पाए, हमें भी पता है ये कभी फ्री R माइनस नहीं देता है, लेकिन रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे करेंगे जैसे किसने की हो, R माइनस। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। क्या यहां पर परफेक्ट रेसमाइजेशन होगा? यस, परफेक्ट होगा रेसमाइजेशन, बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SN1 में परफेक्ट इसलिए नहीं हुआ था, कॉन्टेक्ट आयन पेयर बना था, तो दोनों साइड से अटैक बराबर नहीं था। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से भी बराबर हिंड्रेंस मिलेगी और नीचे से भी। अगर रेसमाइजेशन हुआ परफेक्ट होगा, यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। ये लाइन बोली गई है ना, हायर लेवल तक की बातों को सोच के बोली गई है, जो ऑर्गेनिक आप नहीं पढ़ते हो वहां पर भी ये वैलिड होती है। सुलटा दिया है क्या? एनसीईआरटी दे देख बार। कहां से करता है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच, क्लियर हुआ? तो जब भी तुमसे पूछे न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, तो बैक साइड मत बोला करो, क्योंकि तुम ले देकर ऐसा तुम पढ़ते हो बैक साइड अटैक, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बस एक याद रहता है, जो बॉन्ड तोड़ना है उसके एंटी बॉन्डिंग में होगा अटैक न्यूक्लियोफाइल का, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए, आप एक बात बताइए, इसके अंदर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इसका आरडीएस कौन सा होना चाहिए? देखिए, ये तो प्रोटोनेशन है, कैसा होता है? फास्ट। H प्लस का जुड़ना कैसा स्टेप होगा? फास्ट। तो ये वाला कैसा स्टेप रहेगा हमारे सामने? स्लो स्टेप रहेगा। ये वाला हमारे सामने क्या रहेगा? RDS, रिडिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन जनरल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दोनों आ गए, एल्डिहाइड भी आ गए, कीटोन भी आ गए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड raised to power 1 and molar concentration of न्यूक्लियोफाइल raised to power 1। बताइए, रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगा क्या? यस। कभी न्यूक्लियोफाइल को बदलेगा, कभी एल्डिहाइड कीटोन को बदलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की भी रिएक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। आरडीएस के अंदर न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हमारे सामने है। लिखिए, a nucleophile attacks the electrophilic carbon. A nucleophile attacks a nucleophile attacks the electrophilic carbon. A nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular from a direction approximately perpendicular to the plane of a nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybrid orbitals, approximately perpendicular to the plane of sp2 hybrid orbitals of the carbonyl कार्बन। ये कह रहा है कि जिस प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन साइड से यहां पर अटैक होने वाला है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी कंसिडरेशन ऑफ एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी कंसिडरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्वेश्चन बनता है यहां से भाई। रिएक्टिविटी कंसिडरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी कंसिडरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी कंसिडरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लिखिए,
reactivity of carbonyl compounds, reactivity of carbonyl compounds, reactivity of carbonyl compounds is controlled by two factors. Reactivity of carbonyl compounds is controlled by two factors. Is controlled by two factors. Number one, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. पहले लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करूंगा. नंबर 1 हमारे सामने है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लिखिए. मोर विल बी द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. More will be the positive charge density. More will be the positive charge density at carbonyl carbon. More will be the positive charge density at carbonyl carbon. More will be the positive charge density at carbonyl carbon. More will be its reactivity. More will be its reactivity towards nucleophile. More will be its reactivity towards nucleophile. कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा. इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन. Electron withdrawing groups at carbonyl carbon increases its reactivity. Increases its reactivity. Increases its reactivity. Increases its reactivity. ब्रैकेट में लिखेंगे destabilize the carbonyl compound. खतरनाक लाइन बोल रहा हूं. destabilize the carbonyl compound. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ना तो कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज. उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा. Electron withdrawing groups increases the reactivity of carbonyl compound. ये बोला ना, electron withdrawing groups at carbonyl carbon increases its reactivity. ब्रैकेट में लिखवाया है destabilize the carbonyl compound. Next, electron donating groups at carbonyl carbon. Electron donating groups at carbonyl carbon. क्वेश्चन बनेगा यहां से कंफर्म. यही रिएक्टिविटी ऑर्डर आखिरी तक चलेगा पूरे चैप्टर में, चाहे आपकी एल्डोल हो चाहे कैनिजारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी. डिक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी. डिक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी. डिक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी. ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेबलाइज द कार्बोनिल कंपाउंड. स्टेबलाइज द कार्बोनिल कंपाउंड. अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर लगा है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा. इससे आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट, स्टेरिक फैक्टर. दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक स्टेरिक फैक्टर. नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा स्टेरिक फैक्टर. स्टेरिक फैक्टर आप जानते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस से डर लगता है. स्टेरिक फैक्टर लिखिए. Less will be the steric crowding at carbonyl carbon. Less will be the steric crowding at carbonyl carbon. Less will be the steric crowding at carbonyl carbon. More will be its reactivity. Less will be the steric crowding at carbonyl carbon. Less will be the steric crowding at carbonyl carbon. More will be its reactivity. इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा. मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी. क्लियर? चलिए देखिए, एक बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए. बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में गलतफहमी पाल रखी है कि स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पर. यह महाफर्जी बात है. इसका कोई लेना देना नहीं है. ऐसे बल्कि ग्रुप लगने के बाद भी रिएक्टिविटी गजब की बढ़ती है. दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा दोनों का, यानी कि जो भी आएगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा. क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल. लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें हम उसकी रिएक्टिविटी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे. कैसे एक्सप्लेन कर देंगे? थ्योरेटिकली. आप ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों, तबियत से. एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा. ये हमारे सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड है.
सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर हमारे सामने है फॉर्मल्डिहाइड। मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर भी है H, यहां पर भी है H, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। अबे तुम यही दुआएं कर रहे हो कि कब माइक बोलेगा। आज मैं पूरा कंट्रोल करके, वो नहीं है कंट्रोल उदय, कंट्रोल वाली कहानी चल रही है कि अगर आवाज बढ़ी तो ये माइक बोल जाएगा। फालतू के 5-10 मिनट खराब हो जाते हैं मेरे। देखिए ये हमारे सामने है कार्बोनिल कंपाउंड से सुनना। कौन अप्रोच करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनना, तबीयत से, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, यस। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यस। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा ना, ये उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर दिया किसी ने, तो फिर न्यूक्लियोफाइल के और इसके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा। और रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल का। ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रेट उतना ज्यादा, और ये जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा रेट उतना ज्यादा। तो इस बात को समझिए कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं। अब देखो ये ग्रुप जो लगेंगे ना यहां पर, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ ना कुछ घटाने बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लगा हुआ कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, ना इलेक्ट्रॉन खींचता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कुछ भी नहीं है, जितना पार्शियल पॉजिटिव है उतना ही रहेगा। ऊपर से स्मॉल इन साइज, हाइड्रोजन से कम छोटा एटम आप लगा भी नहीं सकते। क्लियर? तो ये हिंड्रेंस भी बिल्कुल भी नहीं देता है, इसीलिए ये गजब का रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड, खतरनाक रिएक्टिव। और ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है यहाँ पर। क्लियर? जैसे ही आपने H को हटाकर मिथाइल लगाया, ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों, ध्यान से, तबीयत से सुनना मेरी बात को, तबीयत से, क्योंकि कुछ लोग इन चीजों को गलत समझ जाते हैं और फिर वो सुलटते फिरते रहते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है, दोनों ही एल्डिहाइड हैं, यस। ये है फॉर्मल्डिहाइड है, वो है एसिटल्डिहाइड। 100% इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। कैसे? मैं बताता हूं। यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। बताओ मिथाइल का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, देगा कि नहीं देगा? प्लस H मत लगा देना, CO बॉन्ड पर आई पर नहीं पढ़ाया है मैंने, बताया था कि नहीं बताया? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर ही आई पर पढ़ाया है। तो ये प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, देगा। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसमें न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर। बराबर। एक मॉलिक्यूल में दोनों साइड से अटैक क्या होगा? बराबर। क्योंकि मिथाइल ऊपर से भी इतनी हिंड्रेंस देगा, नीचे से भी। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें तो उसमें हिंड्रेंस है। इसमें दोनों ही साइड क्या है? हाइड्रोजन, बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। लेकिन यहां पर कौन है? मिथाइल। हालांकि अब न्यूक्लियोफाइल चाहे इधर से अटैक करे चाहे उधर से अटैक करे, दोनों साइड से हिंड्रेंस क्या है? बराबर। लेकिन इसमें दोनों साइड से अटैक करने पर हिंड्रेंस बराबर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में उसमें हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा। तो हिंड्रेंस भी आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी दिखा दिया, रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। क्लियर? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये तो अभी तक कैसे चल रहे थे? एलिफेटिक। कैसे चल रहे थे? एलिफेटिक। अब आपके सामने आएगा एरोमेटिक। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया इस बात को। ये लो, ये बजाएगी इसकी रिएक्टिविटी का बैंड। ये हमारे सामने फिनाइल ग्रुप लार्ज इन साइज होता है। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है? लार्ज इन साइज। साइज बड़ी, यस। ऊपर से बोलता है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ले प्लस आर। बताइए इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी की बैंड बढ़ा देगा क्या? अगर कार्बन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए तो फिर न्यूक्लियोफाइल से क्यों लेगा? तो न्यूक्लियोफाइल को लेकर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। अब देखना कुछ महानतम लोग मेरे गुर्दों में उंगली करेंगे कि सारा आपने ऐसा पढ़ाया था कि जब प्लस आर और माइनस आई दोनों लगे तो उस केस में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये कम। वो तब बताया था महाराज जब सामने वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेंस चल रही है। आई बात समझ में? कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर बताया था। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आर, और प्लस आर प्लस आई पर क्या करेगा? डोमिनेट। यहां तक तो बच्चा बिल्कुल सही बोलता है कि सर इसकी रिएक्टिविटी कम ही होनी चाहिए थी, कम ही है। ये दोनों कैसे एल्डिहाइड हमारे सामने? एलिफेटिक। ये दोनों कैसे एल्डिहाइड है हमारे सामने? एलिफेटिक। और ये कैसे एल्डिहाइड हमारे सामने है? एरोमेटिक। हाँ या ना? चलिए ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों। अब आएगा कीटोन, और अब आपको थोड़ी सी तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे छोटा ग्रुप बताओ कीटोन में क्या लगा सकता हूं? CH3। और CH3 भी अपने आप में छोटा नहीं है, ये एल्काइल ग्रुप्स में सबसे छोटा है।
लेकिन CH3 भी क्या है, बल्कि भयंकर हिंड्रेंस आती है। न्यूक्लियोफाइल को गजब की हिंड्रेंस यहां पर मिलेगी। ये हमारे सामने है बल्कि ग्रुप, ये हमारे सामने है बल्कि ग्रुप। यहां से और वहां से, दोनों साइड से, टॉप बॉटम से तो हिंड्रेंस सेम मिलेगी, लेकिन इनके कंपैरिजन में यहां पर हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। ऊपर से यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या लगाएगा, प्लस आई, और ये भी क्या लगाएगा, प्लस आई। तो एनसीईआरटी लिखती है कि बोथ फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक, makes ketones less reactive than aldehydes, makes ketones less reactive than aldehyde। देखिए एल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम होती है, क्यों, क्योंकि एक साइड तो हमेशा हाइड्रोजन है। देखिए एक साइड तो हमेशा कौन है, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें किसी भी साइड हाइड्रोजन नहीं होगा। अब सुन ले ध्यान से, कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से, चाहे वो एल्डिहाइड एरोमेटिक ही क्यों ना हो, चाहे वो एल्डिहाइड एरोमेटिक ही क्यों ना हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड की भी रिएक्टिविटी जो होती है वो कीटोन से क्या होती है, ज्यादा। तू खोपड़ा खराब करेगा खुद का भी और मेरा भी, बस एक बात बाहर आके बोलेगा, सर प्लस आई प्लस आर, क्या करूं, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, ये नहीं देख रहे दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग को तो भूल जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पर बात करेगा कि सर ये तो प्लस आर लगा रहा है ना, वो प्लस आई लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, तेरी बात बिल्कुल सही है। स्टेरिक फैक्टर कहां गया, क्या इकलौता इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, नहीं, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, और दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कीटोन एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होगा, कीटोन एल्डिहाइड से क्या होगा, लेस रिएक्टिव। और कीटोन में भी अगर ये कौन सा है, एलिफेटिक, मान लीजिए एरोमेटिक आ जाए तो और भी बैंड बजेगी रिएक्टिविटी की। यस, फिनाइल अपने आप में कैसा ग्रुप है, एक तो बल्कि, और ऊपर से कैसा लगाएगा, प्लस आर। तो ये हमारे सामने कैसा है, एलिफेटिक कीटोन है, कैसा है, एलिफेटिक कीटोन हमारे सामने है। और ये कैसा है, एरोमेटिक कीटोन। बेटा इन जर्नल आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आ जाए सबसे आगे कौन आएंगे रिएक्टिविटी में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। इसके नंबर ऑफ एक्सेप्शन हैं लेकिन वो हमसे कभी नहीं पूछेगा। फिर आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, कौन आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर आएंगे एलिफेटिक कीटोन, फिर आएंगे एरोमेटिक कीटोन। ध्यान से सुन, एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर वो एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक ही क्यों ना हो, क्योंकि तू केवल प्लस आर देखेगा, हिंड्रेंस नहीं देखेगा कि इसमें हाइड्रोजन एक साइड हिंड्रेंस कम है और उसमें कार्बोनिल ग्रुप पर हिंड्रेंस ज्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस से अच्छा खासा डर लगता है। याद करो SN2 में क्या बोला था, हिंड्रेंस से डर लगता है साहब। पाई स्टार पर जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगी न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। इसकी रिएक्टिविटी पर क्वेश्चन बनेगा, कैसे भी बना सकता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन हो रही है, या तो तू खुद से जाके पढ़, तेरे को समझ में नहीं आएगी, यहां पर आप आराम से बैठकर समझ सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी तेरी नोटबुक में उतार दूंगा, लेकिन इस नोटबुक के जीरोक्स करने से समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो बातें बोल रहा हूं वो तो यही है, नोटबुक में थोड़ी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके नोट्स जीरोक्स करवा लेंगे काम चल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा काम, क्योंकि ऑर्गेनिक में नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कब कौन सी बात अपने को अप्लाई करनी है, और ये नोट्स में नहीं होती है, तो नहीं पता चलेगा। एक दिन में लेवल नहीं उठ सकता। कोई एल्डिहाइड कीटोन में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, फैल जाएंगे बच्चे, रेजोनेंस से लेवल उठेगा, डे 1 से लेवल धीरे धीरे चलेगा, तभी बच्चा यहाँ पर कैच कर पाएगा। SN1 SN2 में भी एंटी बॉन्डिंग की बातें हुई, बॉन्डिंग की बातें हुई, तब यहाँ पर आपको जाकर समझ में आई। सीधा कोई यहाँ से एल्डिहाइड का लेक्चर देखकर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बोलेगा, बच्चे सारे पीछे पीछे मिलेंगे कि ये कहाँ से लाए आज आप, इससे पहले तो कभी बात नहीं की आपने। आपने कैसे बोल दिया कि रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन का होना कोई जरूरत नहीं है, आपने तो डेफिनेशन लिखवा रहा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। डे बाय डे बढ़ता है।
सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तुम राक्षस बोलने मत दे मेरे को। वो समाचार आते थे ना गूंगो वाले, वो ऐसे ऐसे करके बोलते रहते। टेंशन मत ले, शाम को मिलूंगा। मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा राक्षस। मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि तुम पहले फ्रस्ट्रेटेड हो। अगर कुछ बोल के तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए तो चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो फिर और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बाल नोचते हुए जाओगे बाहर। लिखिए तो फिर, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर बोथ, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर बोथ, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर बोथ मेक्स, electronic and steric factor both makes ketones less reactive, makes ketones less reactive than aldehyde। यही बात सही है? इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर दोनों मिलकर कीटोन्स को लेस रिएक्टिव बना देते हैं। किससे? एल्डिहाइड से। जब भी तू बोलेगा तो तू केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहा होगा और वहीं सुलझ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर बोथ मेक्स कीटोन्स लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। अब न्यूक्लियोफाइल एक कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन बदल देगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन सेम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल बदल देगा, फिर हम उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following, arrange the following in decreasing order of reactivity, arrange the following in decreasing order of reactivity, arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophile। कई बार न्यूक्लियोफाइल गिरगिनार्ड्स रिएजेंट कर देगा, कई बार न्यूक्लियोफाइल CN माइनस कर देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो कॉमन रहेगा सबके लिए, केवल एल्डिहाइड कीटोन बदलेंगे। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। लीजिए, इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी पूछ सकता है, सेम ऑर्डर आएगा। अगर आपसे पूछे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि अगर किसी की न्यूक्लियोफाइल को लेकर रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब उसका खुद का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कई बार वो बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बच्चा साफ हो जाता है, ये तो पढ़ा है नहीं है। बताइए क्या ख्यालात है पहले क्वेश्चन के बारे में आपके? देखो कैसे देख सकते हो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, दोनों एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन दोनों में, इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन, प्लस आई लगाएगा, यस, हिंड्रेंस भी लगाएगा, खत्म हो गया काम। तो सबसे ज्यादा ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा सी। दोनों कीटोन्स हैं, यस। इसमें साइड बेंजीन है प्लस आर, उसमें दोनों साइड बेंजीन लगे हुए हैं।
तो फिर हमारे सामने कौन आ जाएगा, डी, और आखिरी में कौन आ जाएगा, ई। बताइए किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, एल्डिहाइड है। फिर कौन आएगा, ए, और सी तो रिएक्शन ही नहीं करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही नहीं देता है, बिकॉज हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये कहां है? चलिए, तो फिर हमारे सामने कौन सा आ जाएगा, सी। नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में देखो, बेंजीन तो सब में कॉमन है, यस। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा लगाएगा, +R, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा रहेगा बी, फिर कौन रहेगा, ए, और फिर कौन रहेगा, सी। बेंजीन सब में कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये बोलेगा उधर इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत है, उधर मुझे दे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, बेंजीन से उससे क्या जाएंगे, कम, और यहां पर बेंजीन के इधर जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे कम सीओ के पास इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें, और उसमें तो नॉर्मल है, बीच में है। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब होंगी केमिकल रिएक्शंस शुरू, होंगी केमिकल रिएक्शन शुरू। देखना, अब केमिकल रिएक्शंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस 8 बजे तक जाएगा, जिसको जल्दी है जा सकता है, जल्दी जाओगे जल्दी आओ। देखो, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता चलती क्लास से तुम चले जाओगे, मैं तो बल्कि खुश हूंगा कि अगली बार ये फिर आएगा, तो ढूंढेगा कि कहां पढ़ा रहे हो सर इस बार आप, पिछली बार तो मैं हवा में था सर। लिखिए, सम एडिशन, some nucleophilic addition, some nucleophilic addition, some nucleophilic addition, some nucleophilic addition, some nucleophilic addition and addition elimination reactions. some, तुमने कभी जिंदगी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी रे? some nucleophilic addition, एनसीईआरटी की हेडिंग यही है। कुछ रिएक्शंस तो क्या रहेंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एडिशन एलिमिनेशन, एंड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कुछ तो प्योरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहेंगी, कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी रहेगी। ये रिएक्शंस हमारे सामने आने वाली है, और इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो कि दी हुई है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, चैप्टर अल्कोहल के अंदर, यहां भी लिखा है लेकिन लिख दिया है कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। लिखिए, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, addition of organometallic compounds, addition of organometallic compounds to aldehydes and ketones, addition of organometallic compounds to aldehydes and ketones। बहुत सिंपल है। देखिए, मैं चाहूं तो अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं कम से कम 4 रिएक्शन करवा सकता हूं, आर आर करके लिखूंगा हर किसी को, एक रिएक्शन में एक आर, दूसरी रिएक्शन में दनादन दनादन, लेकिन उससे कद्दू समझ में नहीं आएगा। पहली रिएक्शन आपने रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखी है, चलिए ध्यान से सुनते रहेंगे। मान लीजिए आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, एक बात बताऊं बेटा, ऐसे कभी नहीं लिखेगा वो, जैसा कि तेरे से क्वेश्चन बन जाए, फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिखेगा HCHO, और तेरे को समझ में ही नहीं आने देगा। जब भी वो ऐसे लिखे, कंडेंस फॉर्म लिखे, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेना, तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और अगर तू इसकी तरफ बैठा बैठा देखता रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, करना क्या है, या तो फंक्शनल ग्रुप को देख या रिएजेंट को देख, कहीं ना कहीं से हिंट जरूर लगेगी। मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले किसके साथ करवाई है, CH3MgBr। क्लियर? फिर हम यहां पर वाटर लेकर आते हैं, रिएक्शन हम किसके साथ करवा सकते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन एग्जैक्टली सेम चलेगी, CH3Li। फिर हम क्या लेकर आएंगे, वाटर। आप जानते हैं हम इनके साथ वाटर नहीं ले सकते, डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्लियर? तो वाटर अलग से डालना पड़ेगा, मतलब ये पहले दोनों रिएक्शन कर लेंगे फिर वाटर आएगा, ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे फिर वाटर आएगा, कुछ बनते 1.5 जाने। इन दोनों की क्या रिएक्शन होगी नहीं पता, इनके साथ मीथेन बना के आ जाते हैं, इससे बढ़िया छोड़ दो क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए, तो बताइए, कहीं से भी देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, दे आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स, दे विल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल।
यहां से आपको समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। नहीं समझ में आ रहा, छोड़, रिएजेंट पे चल। बता यहां से क्या चुरा लेते हैं हम, R माइनस। हालांकि अटैक कहां से करता है, सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन जुगाड़ क्या है, R माइनस। बता एनायन का पहला काम, एनायन का पहला काम, पूछो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। ये लो, अब एनायन अपना दूसरा काम करने लगेगा, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। इसमें भी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम, दोनों के प्रोडक्ट साथ बनाता हुआ चलूंगा। बताइए O माइनस आ जाएगा क्या? यस। यहां पर है H, यहां पर हमारे सामने आ जाएगा CH3। O माइनस आ चुका है, यस। बताइए ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, बिल्कुल। ये रिएक्शन को वापस धकेलने की कोशिश करेगा, यस। अब देखो O माइनस अपना बॉन्ड वापस बना सकता है? नहीं। याद कीजिए O माइनस अपना बॉन्ड वापस बनाने के लिए, CO बॉन्ड बनाने के लिए वो इस कार्बन से किसी को भी हटा सकता है, तो नहीं हटते, H और R। ये दोनों क्या है, H, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या आ गया, R, नहीं हटेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए पहले बोल दिया था। रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। फिर इसके लिए ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। बताइए एनायन का पहला काम, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। क्या ये इससे H+ चुरा लेगा? जी हाँ। तो ये यहां से H+ चुरा ले जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। कैसा एल्कोहल बनकर आएगा, प्राइमरी एल्कोहल। दिस रिएक्शन इज गिवन इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स। ये हमारे सामने एक 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है। एक क्वेश्चन मैंने किया है, एक तो बॉडी बहुत छोटा है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड। क्या दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड। ये हमारे सामने क्या था, फॉर्मल्डिहाइड। प्लीज रटना मत इनको कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ गिरगिनाट रिएजेंट रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन में खटैक से पता चल जाएगा आपको। रिएक्शन करवाई गई है CH3, CH3 क्या, ये ले लेते हैं इस बार, MgBr। हाँ भारी नुकसान हो गया तेरा, राक्षस। मास्टर भी नहीं बोल रहा, अरे यार बनूंगा तेरा यार, रुक जा थोड़ी देर में। इस रिएक्शन में रेशमाइजेशन होगा क्या, पहली में, पहली वाली रिएक्शन में रेशमाइजेशन होगा क्या? कायरलिडी सेंटर जनरेट नहीं हो पाया। साफ कर दूं? नो सर। ये मेरा आखिरी हल्फा है। उसके बाद मेरे को एक तो लेक्चर कम, ऊपर से बूढ़े लोग, एक चीज काट नहीं सकते। मास्टर अपने हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलता है यहाँ पर कि भाई कई देर हो गई बोला नहीं, बुला इसको, इसको गुर्दों में उंगली करे तो पढ़ाया जा रहा है। एक तो ऊपर पढ़ा रहा है, टाइम हो गया, ऊपर से बात नहीं कर रहा हमसे, कैसे झेल पाएंगे इसको हम। इन कौन कौन 3 रिएक्शन है, किस रिएक्शन में रेशमाइजेशन होगा आपको बताना है। 3 रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, पक्का? क्योंकि sp2 कार्बन अगर कायरलिडी सेंटर में बनेगा तो R भी बनेगा और S भी बनेगा। मैं बोल रहा हूं कितने हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर बना ले, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा अगर तबीयत से पढ़ा है तो तुमने। बताइए यहां पर दोनों में सेम टू सेम है, यस। आप बेंजीन को देखकर मत डरो, चुराना तो क्या है हमें, R-। क्लियर? बताओ एनायन का दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। बस फर्क कितना सा है, वो ऐसे लिख कर नहीं देगा, ऐसे लिखेगा और तुम वहां सिर खुजाते रहोगे। ये क्या करता है, अगर पोलर पाई बॉन्ड दिख जाए तो खटैक से रिएक्शन हो जाए, तो कंडेंस फॉर्म को ऐसे लिखना क्वेश्चन ही हो जाएगा तुम्हारा। बताइए ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये भी तो पूरा कार्बन वाला ही पार्ट है, हटा पाएगा नहीं, किसी को नहीं हटा पाएगा। तो इसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है, ठंडे जल की। बताइए प्रोटोनेशन, वाटर का काम क्या है, मात्र प्रोटोनेशन का। बताइए एनायन इंटरमीडिएट बना है, यस। ये यहां से क्या करेगा, H+ चुरा लेगा। अगर H+ इसने चुरा लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। बताओ कौन सा एल्कोहल हमारे सामने बनकर आया है, 2 डिग्री एल्कोहल। प्लीज ऐसे मत रटना,
बनेगा तभी पता चल जाएगा। क्या ये कायरलिटी सेंटर बना है? यस, रेसमाइजेशन होगा इसमें, आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। क्लियर? चलिए इधर वाले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है आपके, इस वाले के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? सभी में रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होगी? चलो इसमें थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूं। रियलिटी कैसे रिएक्शन करता है? ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मैं बताता हूं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूं अटैक करता है अपने सिग्मा बॉन्ड से, ये है रियलिटी। ये क्या होती है? रियलिटी। वैसे जब भी रिएक्शन करवाओ तो यहां से क्या चुरा लेना? CH3 माइनस, एनायन का दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, ये करेगा अटैक, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा, खटैक आएगा कि नहीं आएगा? बताइए रिएक्शन वापस जा पाएगी? नहीं, अफसोस किसी को भी नहीं हटा पाएगा, कोई हटने वाला नहीं है। तो फिर बताइए अगले स्टेप में क्या करवाया गया है? प्रोटोनेशन, वाटर दिया गया है, ठंडे जल की व्यवस्था की गई है, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और यहां से H+ को चुरा लेगा। बताइए क्या यहां पर रेसमाइजेशन होगा इस रिएक्शन के? नो, क्योंकि कोई कायरलिटी सेंटर जनरेट नहीं हुआ। अगर कायरलिटी सेंटर जनरेट होता तो आज यहां पर क्या हो जाता? रेसमाइजेशन। क्या हो जाता? रेसमाइजेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? कौन सा अल्कोहल बनकर आया है? 3 डिग्री अल्कोहल। कहां पर दी हुई है रिएक्शन? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में। कहां लिखे एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को? प्रिपरेशन मेथड में। तो एल्डिहाइड कीटोन की तो केमिकल रिएक्शन है और उसका प्रिपरेशन मेथड है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बदल देता हूं, डाई एल्काइल कैडमियम, कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या 3 डिग्री? प्राइमरी, सेकेंडरी या 3 डिग्री? बना दीजिए फिर जल्दी से। पानी नहीं दिया क्या? बाय डिफॉल्ट मान लेना है, कई बार हमेशा प्रोटोनेशन के लिए नहीं देता है, तो प्रोटोनेशन वर्क तो हमें बाय डिफॉल्ट मान लेना है। कभी भी एनायन बनाकर तो ऑप्शन में नहीं देगा तुम्हें। क्लियर? तो कौन सा बना दिया है? ये साफ कर दूं? एनसीईआरटी तुमने जिंदगी में नहीं पढ़ी है। एसिड क्लोराइड से कीटोन प्रिपरेशन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। एसिड क्लोराइड से जब कीटोन बनाते हो ना तो उसने लिखा है कि कीटोन्स फर्दर इसके साथ CDR2 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हवाबाजी में मत रहना, सुलट जाओगे, क्योंकि R- चुराना क्या है? जुगाड़। हर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है? अलग अलग। रिएक्टिविटी में सबसे आगे कौन है? Ri। उसके बाद कौन है? RMgBr। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, या RMgX कर देता हूं। और फिर हमारे सामने आता है CDR2, या फिर आप ले सकते हैं R2CuLi। बेटा ध्यान से सुन ले मेरी बात को, खतरनाक बात बताने वाला हूं। कैसी बात है? खतरनाक, सुलटा के चला जाएगा, एम्स में आ चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बहुत खतरनाक लेवल पर लिखी हुई चीज है एनसीईआरटी, बस उसने लिखा ऐसे है कि कोई चाहकर भी नहीं समझ सकता उसकी बात को। जिसके पास डेप्थ की नॉलेज है ना वही उसकी बात समझ सकता है, बाकी लगेगा कि एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि औकात के अनुसार है एनसीईआरटी। ये देखिए, ये दोनों ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लगभग सभी पोलर पाई बॉन्ड वालों को सुलटाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर सबको सुलटाते हैं, एनहाइड्राइड सबको सुलटाते हैं। भयंकर रिएक्टिविटी है। और बेटा ये केवल और केवल आपके लेवल पर एक के साथ रिएक्शन करते हैं और वो है एसिड क्लोराइड। दैट्स ऑल। ये केवल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं बिकॉज दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। और एसिड क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड नहीं है। एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इवन एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बताऊंगा ये बात एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में, बताऊंगा ये बात। अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये दोनों कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। कभी R- चुरा चुरा के सुलटाते चले जाओ। और ये सबसे खतरनाक बात है आज की क्लास की, क्योंकि झांसे में जरूर लेगा।
99% लोगों को सुलटा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन चलते हैं जुगाड़ से, आर माइनस चुरा ले, आर माइनस चुरा ले, ऐसा चुराएगा आर माइनस की सीधा -5 मिलेगा। जज्बाती नहीं होना है। दिस सब्जेक्ट इज एंटायरली एक्सपेरिमेंटल। तो लिख दो बड़े बड़े लेटर्स में नो रिएक्शन। और यही रिएक्शन 3 से 4 दिन बाद लौट के फिर आएगी और तुम्हें गजनीपन का एहसास होगा। एसिड एंड डेरिवेटिव में दोबारा आएगा ये। जब मैं एसिड हैलाइड के साथ इनकी रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो कीटोन पर लेकर ले जाकर रोक दूंगा, लेकिन गिरगनार्ड रिएजेंट एल्कोहल पर जाके रोकेंगे रिएक्शन को। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास का, किधर साफ करूं? रिएक्शन नंबर कौन सी है? 5। चल रहा है। लीजिए, 2 क्वेश्चन करेंगे, खुशियां मनाएंगे। नो रिएक्शन, ये बहुत अच्छा जवाब था। सुलटाइए सुलटाइए। कल की रिएक्शन, सॉरी, कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एल्कोहल का एडिशन, नीट 2016। आज तक गले में अटका हुआ क्वेश्चन, आज तक गले में अटका हुआ क्वेश्चन। एनएआर का हमें एक लेक्चर मिलता है शेड्यूल में कि एक क्लास में एनएआर करवाना है। एक क्लास में एनएआर करवाया नहीं जाता है, उड़ाया जाता है। कैसे बच्चे को फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा पता तो चले, फिर तो अटैक खटैक खत्म। इसीलिए एनएआर अलग, एनएसआर एसआर अलग, वो अलग, ये अलग, एनसीईआरटी थोड़ी देर के लिए अलग। पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा दिया क्या छोड़ दिया। बताइए ए क्या बनेगा? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट अच्छा एग्जामिनर है, आप ही से बनवा रहा है, बनवा लेने दो, क्या दिक्कत। ड्राई आइस क्या होता है? CO2। क्या CO2 इलेक्ट्रोफाइल है? यस, पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा सा रियलिटी बात कर लें, ये कहां से अटैक करेगा? सिग्मा बॉन्ड से। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। भाई लोगों ध्यान से सुनना, अभी खतरनाक बात होगी। ये हमारे सामने क्या बनकर आएगा? बी। अब आपके मन में आएगा सर एक पोलर पाई बॉन्ड और है, सुलटा दूं क्या? नहीं, ये जो आपके सामने बना है ना RCO माइनस, खतरनाक बात है, ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर वास्तव में खतरनाक चल रहा है। RCO माइनस किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ भी नहीं। साफ बोल देता है नो मींस नो, ए बिग नो। कोई न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। उसका कारण है ये जो माइनस है ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बैंड बजा देता है। ये बोलता है एल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल है। क्लियर? और क्या करने लगता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना, अगर रिएक्शन में कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हो गई, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब यही रिएक्शन रुक जाएगी। यस, H3O+ किसके लिए दिया गया है? ठंडे जल की व्यवस्था की गई है प्रोटोनेशन की। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को दिया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, कहां दिया है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं रुकेगी एनसीईआरटी, परेशान भी मत होना तू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई उम्मीद नहीं है? राक्षस, क्लेडन बुक का क्वेश्चन है ये। क्लेडन, बताओ ए बताइए क्या है? ऐसे बुक का नाम मत पूछा करो तुम मुझसे पब्लिकली। ए क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर गिरगनार्ड्स रिएजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्या दिक्कत है? और क्या हम यहां से जुगाड़ से एनायन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे।
क्योंकि sp3 आ सकता है, sp2 नहीं आता है भाई मेरे, इसीलिए क्वेश्चन को उठाया है। कभी लिख के आ जाए नो रिएक्शन, तो यहां पर हमारे सामने कौन रहेगा, CO2। और वैसे भी तो ये अटैक कहां से करता है, ये अटैक तो सिग्मा बॉन्ड से करता है। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बता सकते हैं बी क्या बनकर आएगा, बी हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। फिर क्या करवा देना है, प्रोटोनेशन। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। पढ़ा लेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा।